दोस्तों आज हम उस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिसने अपनी कलम से मुशायरों का जो मंच था ना सिर्फ उसको महकाया बल्कि अपने गीतों से फिल्मी दुनिया के संसार को भी एक लिरिक्स राइटिंग को एक नया आयाम दिया। बड़े उन्होंने उसमें महल खड़े किए। जो आने वाली जनरेशन है गीतकारों की, सुनैना हमारी उनमें से एक हैं। उनके लिए कई सारी पायदानें बनाई जिस पे मेरे ख्याल से चढ़ते हुए लोग आगे उसी परंपरा को बढ़ाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे हम लोग आज बात कर रहे हैं मशहूर गीतकार और कवि और शायर गोपाल दास सक्सेना नीरज, जो उनका तखल्लुस था नीरज साहब की। हमने नीरज साहब के बारे में बात करना इस वजह से और चुना क्योंकि 4 जनवरी को नीरज साहब का जन्मदिन होता है और वो इस वजह से और ख़ास हो जाता है इस साल क्योंकि ये उनका शताब्दी जन्मदिन है। उनकी जन्म शताब्दी है ये साल। 4 जनवरी 1925 को वो उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में। एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे उनका उनका जन्म हुआ। अब उनकी अ, जो उनका इतिहास रहा है, जो उनकी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने कविताएं लिखी, जो उन्होंने किताबें लिखी, हम लोग बहुत ज़्यादा उसके बारे में तो चर्चा नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो सब कुछ बहुत है इंटरनेट पे। आप अगर खंगालने जाएंगे तो आपको ख़जाना मिलेगा हर जगह, हर वेबसाइट्स पे। नीरज जी के बारे में बहुत कुछ है। यहाँ तक कि अब चूँकि वो इतने साल तक ज़िंदा रहे और वैसे तो कभी-कभी मरता नहीं है, लेकिन अपनी फ़िज़िकल बॉडी में वो 93 साल तक थे। तो उन्होंने अपनी काफ़ी बड़ी उम्र तक जो मुशायरे थे उसकी भी शान बढ़ाई। तो बहुत सारा उनका मटेरियल वीडियो के रूप में भी मौजूद है, लोग देख सकते हैं उनको। तो हम लोग उस बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं उनके कुछ गीतों की और उनकी कुछ कविताओं की, गज़लों की, जो बहुत प्रसिद्ध हुए, बहुत फ़ेमस हुए और जिनकी वजह से जो नीरज नाम का जो हस्ताक्षर है वो बहुत ही बोल्ड लेटर्स में लिखा गया हिंदी उर्दू के साहित्य आकाश में, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो। सुनैना, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको कब पता चला, किस उम्र में पता चला कि गोपाल दास नीरज नाम का कोई शख्स है, कोई लिरिक्स राइटर है, कोई कवि है, पोएट है, शायर है? हाँ मनीष, आई थिंक मेरे जीवन में ये सब चीज़ें बहुत पहले आई बिकॉज ऑफ माय फादर। क्योंकि वो कोई रेडियो पे गाना चलता था तो वो बताते थे तुम्हें पता है किसने लिखा है, फिर देन ही वुड गो इनटू द हिस्ट्री। लेकिन मुझे रजिस्टर नहीं हुआ इतने साल। होता क्या है कि आई थिंक ये एक हर राइटर या कवि का या गीतकार का ड्रीम है कि उनके उनका नाम भी अगर लोगों को ना पता हो पर उनके गीत पता हो। तो गीत पहले आए, फिर जब वो एक उम्र आई जब मुझे लगा कि अच्छा गीत को कोई गीतकार लिखता भी है, क्योंकि हम तो सोचते थे कि एक्टर ही गाता है, एक्टर ही वही सब कर रहा है। फिर समझ आता है इसकी लेयर्स हैं, कोई लिखता है, कोई संगीत बनाता है, फिर जाके वो बनता है। अच्छा ये किसने संगीत दिया, किसने गाया, किसने लिखा। जब ये समझने की उम्र आई तो तब कुछ कुछ गानों की परतें खुली। और तब मुझे समझ आया अच्छा ये इनमें से कुछ गीत जो मुझे अच्छे लगते हैं साहिर ने लिखे हैं, कुछ मजरू ने लिखे हैं। अच्छा इस ये गीत इतना सुंदर है, किसने लिखा है? तो उसमें से कुछ मेरे जो बहुत ही पसंदीदा गीत है उसमें से नीरज जी का नाम मेरे सामने आया। और कभी कभी एक फ्रेज होती है जो आपको अच्छी लगती है कि अरे कितना सुंदर सोचा है और कैसे ऐसे कैसे सोच लिया है ना, ऐसा होता है। तो उसमें से एक नीरज जी का एक गीत है जो बहुत ही लोकप्रिय है। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज बातें। तो उसमें एक जो लाइन है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। मुझे अभी भी गूज बम्स आते हैं ये सोच के कि ये कैसे लिखा उन्होंने। ये बहुत ही अनयूजुअल थॉट है। तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा।
तो ये गीत में इतनी इमेजरी सुंदर है और इतनी वो रोमांटिक वो ना उसमें भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो फ्रेज है ये मेरे लिए बहुत ही इट इज जस्ट अनयूजुअल, दैट्स ऑल आई कैन से। कि किसी किसी शायर की, लेखक की कोई एक लाइन होती है जो फ्रेजिंग होती है, आपको लगता है ये कमाल है। तो उनके गीतों में से एक सिग्नेचर रहता था। और उनकी कविताएं भी ऐसी थी। अब उनकी जो एक कविता है जो जिसे मैंने कुमार विश्वास जी को कहते हुए सुना था कि हजारों साल पढ़ी जाएगी, सुनी जाएगी। वो कविता है और जो गीत भी बना था कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। कितने जगहों पे आप उसको माइंड में गाते हो, आप जबान पे आता है और कितने लोग उसको कोट भी करते हैं। तो these are some of the in addition to his songs, his poems also very popular और लोग पढ़ते थे। तो उनकी जो वो पोएम है कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, ये मैंने उनके गीतों से पहले ये मुझ तक आई थी। तो हाँ, उसकी कुछ पंक्तियां कि स्वप्न झड़े फूल से, मीत चुभे शूल से। स्वप्न झड़े फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से। स्वप्न जड़े फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। कुछ और पंक्तियां उसी से कि आंख भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। आंख भी खुली न थी कि हाय धूप डल गई। पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई। चाह तो निकल सकी न, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, स्वप्न हो दफन गए। साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र की चढ़ाव का उतार देखते रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। क्या बात है। ये मेरे ख्याल से तो कुमार विश्वास ने तो बोल ही दिया है कि हजारों हजार साल तक ये कविता पढ़ी जाएगी मंचों पे। मुझे ऐसा लगता है कि हर कवि का एक सिग्नेचर होता है और हर पोएट का उनका जिसकी दो लाइनें उनकी कुछ ऐसा उनका काम होता है जिसकी दो लाइनें पढ़ते ही मेरे ख्याल से ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता है। लगता है कि ये तो मेरे ख्याल से ये उनकी वो कविता है जिसकी दो लाइनें ही, कारवां गुजर गया आपने बोला नहीं कि आगे लोग ये बोल नीरज देते हैं। ये नीरज की कविता है। नीरज है। मेरे ख्याल से ऐसा उनके गानों के साथ भी है। उनकी एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और मैंने एक्चुअली वो कविता कारवां गुजर गया से पहले सुनी थी। और नीरज जी, चूंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं उनका जो होम टाउन है इटावा ज़िले में पुरावली करके गांव है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और हमारे मोहल्ले में एक सक्सेना साहब थे, उनके वो दूर के रिश्तेदार थे और उनके गांव के पास ही मतलब जो उनका होम टाउन है वहीं पे हम लोग, एक्चुअली मेरा ननिहाल उसी साइड का है, तो मेरे मामा का घर भी उनके पास है। तो बहुत नीरज जो थे वो अपने वो बहुत घर के लगते थे। हाँ, इधर बाजू में ही रहते थे। हाँ, मतलब ऐसा लगता था कि नीरज, अरे नीरज। अपने और चूंकि हम लोग जब पैदा हुए, हम लोग जब बड़े हुए, जब हम लोग गाने गुनगुनाते थे, सीख रहे थे, तो उस वक्त नीरज एक बड़ा नाम थे। मतलब जैसे कहना चाहिए कि फिल्म स्टार्स में हम यूपी वाले अमिताभ बच्चन को अपना घर का समझते हैं, वैसे ही आई थिंक अगर फिल्म लिरिक्स राइटिंग की बात हो या ऐसे तो बहुत लोग हैं उत्तर प्रदेश से आइकॉन्स, चाहे वो मजरू साहब हों, चाहे वो अनजान समीर,
ये लोग हों, चाहे नीरज साहब। लेकिन नीरज जी एक ऐसा है जिनको हम लोग मेरे ख्याल से बहुत ही अपने घर का यूपी वाले समझते हैं, क्योंकि वो काफ़ी समय तक रहे। बहुत से उन्होंने लाइव मुशायरे पढ़े, बहुत सारे लोगों ने उनको विटनेस किया। मुझसे मिस हो गया उनका एक मुशायरा, मैं उनका एक्चुअली आई कुड हैव अटेंडेड, लेकिन मुझसे मिस हुआ, और जिसका अफसोस मुझे पूरी ज़िंदगी रहेगा। तो इसलिए नीरज हम लोग के, स्पेशली यूपी वालों के बहुत करीब हैं। बात अगर उनकी गानों की करें तो उनके कई सारे गाने, मुझे जो सबसे पहले तो जिस जिस गाने ने से मुझे याद पड़ता है कि शायद तब ये होने लगा था कि किसने लिखा है, मतलब हमारी उम्र में, हम लोग जब हमने सुनना सीखना गाना शुरू किया, तो वो गाना था शर्मीली का गाना था, जिसमें एक लाइन आती है, दो नीरज नैना करके एक लाइन आती है उसमें। और वहां से ये हुआ कि ये गाना, अरे तो सब लोग बात करते हैं, अरे ये तो नीरज ने लिखा है, नीरज ने लिखा है। उस वक्त लिरिसिस्ट की एक्चुअली इतनी ज्यादा बात होती नहीं थी जब हम लोग छोटे थे। हम लोग तो मतलब सिर्फ ये था कि हाँ रफ़ी ने गाया, किशोर ने गाया, रफ़ी ने गाया, किशोर ने गाया। बहुत ज़्यादा हो गया तो आपके जहन में म्यूज़िक डायरेक्टर शायद बैठ जाते हैं बचपन में, लेकिन जैसे जैसे आप टीनेज में आते हैं, देन if you have interest in song and poetry, then you get more into like who has given the music, who is the music director, who has written the lyrics, and so on. तो वो था। लेकिन जब मैंने जिस समय पे HMV के कैसेट्स जो आते थे, सदाबहार नगमे, उस टाइम पे हमने कैसेट खरीदना शुरू किया, और जब कलेक्शंस आने शुरू हुए, ये किशोर का कलेक्शन है, रफ़ी का कलेक्शन है, तब मेरे ख्याल से तब मुझे ज़्यादा समझ में आया कि अच्छा ये गाना जो हम लोग को इतना पसंद है, ये गोपाल दास नीरज ने लिखा है। तो धीरे 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 वैसे करके, तो उसमें एक गाना मेरा बहुत ही उनका फेवरेट था। एक तो ये था फूलों के रंग से, जो आपने अभी बताया। हमारी पुरानी जॉब में एक बड़े बुजुर्ग मैनेजर साहब थे, उनका ये फेवरेट, वो हमेशा ये गाते थे, फूलों के रंग से दिल की कलम से। और उसमें एक मेरा जो गाना, जो मैं भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा, खिलते हैं गुल यहाँ, एक जो सबसे फेवरेट मेरे ख्याल से, अगर मैं कहूँ, नीरज साहब का जो गाना है, वो है दिल आज शायर है। एक्चुअली अगर आप देखें गैम्बलर के जितने गाने, वो सारे गाने एक से बढ़कर एक हैं। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो टूटे ना, दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, मेरा मन तेरा प्यासा, आई थिंक ये भी गैम्बलर का है। गाना बहुत सुंदर है। तो दिल आज शायर गाया मैंने, और मैंने गाया भी बहुत है गाना। ये जो मेरा मन तेरा प्यासा है, उसमें अगर आप शुरू में ये सब है, पर अंत में वो बहुत आध्यात्मिक डायरेक्शन में चला जाता है। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ, कहाँ मुझे हाँ, पकड़ा आपने। कौन हूँ मैं, क्या हूँ, और कहाँ ला 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 ला। suddenly it just goes in a different direction। और मुझे वो कुछ लोग उस डायरेक्शन में बात करते करते आपको लेके कैसे जाते हैं ना, ये भी एक कमाल की बात है। हाँ, और अगर इस गाने को अगर आप देखो तो जो उसकी तर्ज है, जो उसकी कॉम्पोजिशन है, जो ट्यून है, बड़ी अजीब सी ट्यून है। और मुझे लगता है कि मतलब ये गाना ऑब्वियसली अब उसकी रियलिटी तो मालूम नहीं, लेकिन जहाँ तक लगता है कॉमनली यही होता था कि पहले ट्यून बनाई जाती थी, उस पर गाना लोग लिखते थे। बहुत कम ऐसा होता था कि गानों पे ट्यून। तो उस ट्यून पे उन्होंने कितना अच्छा ये गाना सेट किया है, बहता है वो ऐसा। हाँ कुछ नहीं बिल्कुल। हाँ, तो ये एक गाना था जो मुझे बहुत पसंद है। अब एक गाना ऐसा है जिसके बारे में सोचिए, अगर उसके बारे में बात ना की जाए तो मेरे ख्याल से आप एक पूरी जनरेशन ऑफ फिल्म मेकिंग को मिस कर सकते हैं। मेरा नाम जोकर का ऐ भाई जरा देख के चलो। ऐ भाई जरा देख के चलो, मतलब उस गाने में आप फिलॉसफी देखिए
अच्छा, एक चीज़ ये भी होती थी इनकी गानों में नीरज जी के कि अ, चाहे वो लाइट सॉन्ग्स हों, चाहे वो प्रेम गीत हों, लेकिन वो सीधे लगते तो हैं, लेकिन उसके हर हर लाइन, हर गाने में एक फ़िलॉसफ़ी होती थी। हुँ। दर्शन बहुत अच्छा होता था उनके गानों हाँ, में। क्वेश्चन बहुत अच्छा होता था। हाँ, ये भी अच्छा है ना कि जैसे आपने कहा कि वो ए भाई ज़रा देख के चलो। पर ऐसा कॉमन लैंग्वेज है, तो आपको लगता है अच्छा कोई सड़क पे चल रहा है, कोई बोल रहा है बचो, बचो, बट देन इट्स टॉकिंग अबाउट डीपर थिंग्स, हायर थिंग्स, यूनिवर्सल थिंग्स, और उसमें थोड़ा-सा जो फिलॉसफी का है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत है उसमें, उस गाने में तो बहुत है। वो तो तो पूरी मूवी उसको ही अपने आप में एक सब्जेक्ट है, राइट? हाँ, उसमें एक आप अलग देखो किस टाइम पे वो गा रहा है गाना और किस सिचुएशन में गा रहा है और उसके सिचुएशन पीछे क्या वो बताना चाह रहा है। कहने को तो वो जैसे आपने बोला कि कह रहा है कि ए भाई ज़रा देख के चलो, आगे भी नहीं, पीछे भी, ऊपर भी नहीं, नीचे भी, दाएँ भी नहीं, बाएँ भी। बाएँ अ, भी, हाँ। और उसमें एक अगर वो लिरिक्स में यहाँ पे खोलूँ तो उसमें वो एक जगह वो कहते हैं कि ये दुनिया है। यस, सर्कस। हाँ, सर्कस, उससे उनका जो उन्होंने उसको अ, वो बताया है, वो भी बहुत बहुत अच्छा है। मतलब ये तो और ऐसे तो मुझे वो पढ़ो तो लगता है जैसे कि गीता का कोई एक अध्याय है जिसमें वो बात कर रहे हैं। हाँ, बता हाँ, रहे हैं, अरे क्या इसमें उलझ, तुम अपना काम करो, तो सर्कस है, तुम अपना पात्र, तुम एक पात्र हो, अपना काम करके जाओ। उसकी हाँ, लिरिक्स मैंने खोल ली है, तो मैं वो हाँ, हाँ, पढ़ बताता हूँ पढ़। कि और रिंग मास्टर के कोड़े पे कोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा जो किस्मत है। वाह। देखिए आप, हाँ, रिंग मास्टर के ये कोड़े तो पे। रैप लगता है। हाँ, और रिंग मास्टर कौन है? रिंग मास्टर के कोड़े पर कोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो पैसा है, हम्म, कोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है, हीरो से जीरो, जीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। तो ये लाइफ की फिलॉसफी उन्होंने बताई है। मुझे मेरे ख्याल से ये गाना तो एक कवि ही लिख सकता था। वही मैं एक्चुअली, आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी कि ये गाना लिखने के लिए उन्होंने कितनी किताबें और कितनी पढ़ाई और कितना सोचा और कितना जीवन जिया होगा ताकि इतनी सरलता से ये सब कह सके, क्योंकि जब लोग उनको जानते हैं, जो वो जानते हैं कि उन्होंने रिक्शा भी चलाई है, उन्होंने टाइपिंग भी की थी, उन्हें बीड़ी भी बेची है, उन्होंने हर तरह का काम किया है जिंदगी में। बहुत शुरुआत में ही उनके पिता चले गए, तो बुआ के यहाँ पले बड़े, फिर अपना एट सम पॉइंट ही हैड टू टेक केयर ऑफ हिज एक्सपेंसेस, शादी हुई, दिल टूटा, वो सब चीजें जो आपको, जो जिंदगी के थपेड़े होते हैं वो, लेकिन साथ में उनकी पढ़ाई, ये एक अनयूजुअल केस भी कह सकते हैं नीरज जी को कि उन्होंने काम तो किया फिल्म में, बहुत उसमें डूबे नहीं, क्योंकि उनकी रुचि, उनका जो लगन, उनकी जो चाह थी, अटैचमेंट, वो लिटरेचर के साथ ही थी, इसीलिए पोइट्री तो के वो साथ वापस आ थी। गए ना मुंबई छोड़ के। इतना पैसा पाँच कमाना, इतना पाँच दस नाम साल कमाने शायद के बाद थे। तीन तीन फिल्म फेयर। हम्म, मेरे ख्याल से आई डोंट think anybody else has done what he has done, right? He came back to his roots. अनयूजुअल है, वो बात अनयूजुअल है। मतलब मुंबई छोड़ के इतना नाम, इतना पैसा, इतनी शोहरत कमाने के बाद, तीन तीन फिल्म फेयर, पद्मश्री और सब मिलने के बाद वो वापस आ जाएं अपने अपने शहर, अपनी जगह वापस आ जाएं। और अपने काम और में, और एज एक पीक पे, ऐसे हारे हुए इंसान बन के नहीं, हाँ, पीक पे आए और उन्होंने बोला अब मैं यहाँ तो पहुंचा हूँ, पर मुझे, मेरी चाह तो वही है, वही है। और उसको वहां जाना और फिर उसकी सेवा करना और सेवा करते रहना। इतने साल, ऑलमोस्ट 100 years ऑफ हिज लाइफ ही गेव टू लिटरेचर एंड एवरीथिंग। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसीलिए कमिंग बैक टू दिस सॉन्ग कि ये इतनी सारी किताबें, कविताएं और इतना जीवन जीने के बाद ही कोई इस तरह लिख सकता है। मुझे एक उनकी जो एक अनयूजुअल चीज लगी कि जिस तरह से उन्होंने प्रेम गीत लिखे, कि उसमें मुझे नेचर काफी लगा, कि नेचर को काफी उन्होंने उसमें डाला। मुझे लगता है हम लोग जब साहिर का एपिसोड कर रहे थे तभी हम ये बात कर रहे थे कि चांद, तारे, फूल, नदी, एक बड़ा अच्छा गाना है सब। उनका, लता का है, लेकिन मैं एक्चुअली बहुत गाता था वो, अम, मेघा छाए आधी रात। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है।
क्या बात है, बहुत सुंदर। जहाँ वो नेचर की आपने बात की, बैरन मुझे वो बन गाना गई निंदिया, बता दे मेरे। बैरन बन गई निंदिया, हाँ, क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है। मुझे इनके बैरन बन गई निंदिया से मुझे गुलजार साहब की एक लाइन जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि झूठ से लागे काली रतियां, झूठ से भी काली रात। क्या बात है। तो इसी तरह बैरन बन गई निंदिया। मैं जो प्रेम गीत की बात कर रही थी, एक जो मुझे अच्छा लगता है बहुत, वो है कि लिखे जो खत तुझे वो मैं उसी तेरी पे याद आने में। वाला। हजारों रंग के नजारे बन गए। आगे क्या है बताओ। सवेरा। सवेरा जब हुआ तो फूल खिल बन गए, जो रात आई तो न सितारे बन गए, वाह, बहुत लिखे जो खत तुझे। um, ये गाना एक्चुअली नीरज साहब का, ये और शर्मिली के गाने, मेरे ख्याल से ये, अगर जैसे हम लोग कविताओं की बात करें तो ना, सिग्नेचर कविता उनकी, आई थिंक ये इसमें नीरज का हस्ताक्षर है, दिस हाँ, सॉन्ग। ये नीरज है, ये नीरज है। इसमें नीरज का हस्ताक्षर है बहुत। जो जो कहते हैं ना कि जो, जैसे आजकल तो पता नहीं उस तरीके से गाने बनते नहीं हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जो बातचीत बहुत होती थी, आपने कुछ बोला कॉन्वर्सेशनल। उधर से हाँ, जवाब, कॉन्वर्सेशनल। कॉन्वर्जेशनल सॉन्ग्स जिनको बोलते हैं। राइट। अम, इसमें आई थिंक ये भी, ये तो सोलो है रफ़ी साहब का। अम, ये भी उनका ही है ना कि शोखियों में घोला जाए। शोखियों में, हाँ, किशोर कुमार। होगा वो नशा जो तैयार, वो प्यार वो है। प्यार है। मतलब वो डायरेक्टली प्यार क्या है उसको कैसे बिल्डअप किया उन्होंने, कितनी मजेदार चीजें मिलाई उसमें कि शोखियों में घोला जाए, फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी थोड़ी सी शराब, शराब, ज्यादा नहीं है, थोड़ी हल्की सी सी शराब। शराब है। होगा यूं नशा जो होगा जो तैयार, नशा वो, होगा वो नशा जो तैयार, वो प्यार है, वो वो प्यार है। प्यार है। हाँ, वाह। तो उसको बिल्ड करना और इतनी खूबसूरती से लेके आना, उसमें ये एलिमेंट्स लेके आना, और उनको हल्का हल्का सा बोलते हैं ना, ये डाल दो फिर थोड़ा सा, ये डाल दो फिर थोड़ा सा, अब ये जो बना है, या ये वो प्यार है, प्यार है। वो प्यार। तो इस अम, तरह से अगेन, इस तरह से उसको बिल्ड करना बहुत बड़ी बात है। एक और उनका गाना मुझे बहुत पसंद है, और मैं वो गाना भी मैं बहुत गुनगुनाता था कॉलेज टाइम पे। सैड सॉन्ग है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो गाना। आई थिंक वो भी किशोर का ही है, कैसे कहें हम, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर। इज इट कैसे कैसे कहें। कहें हम, प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए, हाय हाय, वो बहुत यूं छोटी उम्र में गुनगुनाने वाले थे। शर्माए किस्मत हमसे, खुद से हम शर्माए। अब देखिए, ये भी जो कॉम्पोजिशन है, ट्यून बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी सी है, मतलब अब जब पता, म्यूजिक डायरेक्टर पता नहीं कौन है इसमें, हम चेक करेंगे, लेकिन उन्होंने जब बताया होगा इनको, नीरज जी को, कि आपको इस ट्यून पे आपको लिखना है, हम्म, खुद से हम शर्माए। हम्म, हाँ, इसका एक अंतरा देखिए। बागों को तो पतझड़ लूटे, लूटा हमें बहार ने, क्या बात है। दुनिया मरती मौत से, लेकिन मारा हमको प्यार ने, अपना वो हाल है बीच में, जैसे कोई लुट जाए। बहुत अच्छा, मतलब दिस सॉन्ग, नीरज जी तो मतलब ऐसा लगता है कि उनके हाथ चूम लें। दिल निकाल दे। हाँ, हाँ। और पता है क्या होता है, कभी-कभी आपने मुझे मेरे साथ ऐसे बहुत बार होता था कि कॉलेज में या उससे पहले भी स्कूल में, मे बी अर्ली टीनेज में जब आपको समझ आता है ये प्यार है या ये है, पर उस समय भी जो डार्कर शेड्स होते हैं कभी जीवन के, वो अगर बहुत खूबसूरती से किसी गीत में, किसी कविता में आपके सामने आए, तो आप उसको महसूस कर सकते हैं। आपने एक्सपीरियंस भी नहीं किया, लेकिन यही तो खूबसूरती है आर्ट की, ये लिटरेचर की, संगीत की, कि आपको वो इमोशंस जो आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किए हैं, आप कह रहे अरे कितना ये दुख कितना सुंदर होगा जब आएगा।
क्योंकि वो गीत ने आपको वो आपको लेके गया वहां पे। और ये गाना शायद ऐसे ही है कि उनके आप हर समझ। गाने मतलब लव सॉन्ग्स उनके स्पेशली मतलब जो जीवन के फलसफे जो उन्होंने अपने गानों में बताए वो तो एक अलग बात है ही है, लेकिन जो उन्होंने एक कहते नहीं कि एक आशिक का जो इजहार है वो उनके गानों में बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक, बहुत ही प्यार से उन्होंने कोई भी हो आप उनके लव सॉन्ग उठा लो, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो कहीं टूटे ना, मतलब अ, अब ऐसे कोई किसी को बोलेगा तो कौन मना करेगा। एक और उनका गाना राइट। अ, थोड़ा सा अनयूजुअल है लेकिन लव सॉन्ग, अनदर लव सॉन्ग, एंड आई लव दैट सॉन्ग। तुम कितनी बहुत ही सिंपल है, तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, ये दिल है क्यों, है क्यों ये दीवाना। और वो उसमें फिर वो फटाफट चलता ही जाता है गाना, बहुत ज्यादा उसमें प्रिल्यूड म्यूजिक नहीं है, फिर तुरंत अंतरा शुरू होता है। क्या गाना लिखा है, इतना सिंपल, इतनी सादगी से उन्होंने बोला है, और कमाल है। लव सॉन्ग्स तो उनके वाकई में कम, नहीं, बहुत मेरे लिए ज्यादा तो काम। मतलब मेरी 100 कविताएं, और एक तरफ उनका जो मैंने कहा कि वो जो लाइन है कि तेरे ख्यालों में उलझा रहा जैसे कि माला में धागा, मुझे वो इमेजरी और वो कैसे सोचा उसने, मतलब मैं मुझे नहीं लगता इस जन्म में मैं समझ पाऊंगी। बस बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो रंगीला रे, हाँ, तेरे रंग में। अब देखिए रंगीला रे उन्होंने फीमेल पर्सपेक्टिव से लिखा, राइट। हम्म, ये एक्चुअली ये चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। आई समहाउ नेवर, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कैसे ऐसा कोई उस फीमेल के किरदार में उतरकर और इतना अच्छा गाना कैसे लिख सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली अमेजिंग। इट्स नॉट, आई थिंक जो उनके टैलेंट के साथ वो क्राफ्ट भी है, जो क्राफ्ट मेरे ख्याल से जो शायर होता है वो सीखता है। हम्म, जब आप हम्म, शायरी करते हैं, कविता करते हैं, तो आप अपने थॉट्स को हम्म, कागज पे उतार के लाते हैं। आप हम्म, जो चीज़ें आपको चुभ रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें मैंने आपसे ही सुना था कि सदा उतर के आती है, एंड देन यू राइट दैट। चलो वो तो एक पोएट का एक पहलू हो गया, लेकिन जब आप कॉमर्शियल लिरिक्स राइटिंग करते हैं, जब आपको एक किरदार दिया जाता है, एक सिचुएशन दी जाती है, एक तर्ज दी जाती है, ट्यून दी जाती है, उसके दायरे में आपको उस किरदार को बनना पड़ता है, और फिर उस किरदार के को बनने के बाद आपको वो गाना लिखना पड़ता है। आई डोंट नो, दिस इज अ क्राफ्ट विच नीड्स टू बी प्रॉब्ली, आई डोंट थिंक कि ये ये एक टैलेंट है जो सीखा जाता होगा हम्म। कहीं तो इसमें उसका। इसमें आप जेंडर की बात कर रहे थे, तो ऐसे कई लोगों ने हमारे यहाँ किया भी है, जैसे कि अम, सभी अब्बास है शायद उनका नाम, जिन्होंने लिखा है कि सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ। तो वो भी एक फीमेल पर्सपेक्टिव से लिखा गया अरे है। शैलेंद्र का ना, मेरा गोरा रंग नहीं, वो तो गुलजार का है ना, मेरा गुलजार गोरा, साहब का। गुलजार साहब का, हम्म, राइट। मेरा गोरा रंग ले ले, मतलब पहला गाना उनका, हाँ। पहला गाना उनका, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे प्रीत का रंग दे दे। तो अब उसमें ये भी है कि हमारे लिटरेचर में इतनी सारी फीमेल्स हैं जिनको जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, हम लिख हम्म, सुनते हैं। तो हम कहीं ना कहीं, मीरा है तो हम सोचते हैं मीरा के भजन गाते हैं। तो जब बच्चे बड़े होते हैं, जैसे कि एज यू ग्रो ओल्डर, ओल्डर इन द सेंस लाइक प्रॉब्ली इन योर टीनेज ईयर्स और ओल्डर ईयर्स, तो आपने वो गाने गाए होते हैं, आपको पता भी नहीं होता आप फीमेल गाना गा रहे हो, मेल गाना गा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इट्स पार्ट ऑफ योर सिस्टम। और ये लोग, अगेन इट गोज टू द सेम थिंग कि एक शायर का रियाज तो पढ़ना है। तो ये लोगों ने उनका रियाज ही इतना जन्मों का लगता है कभी कभी, तभी तो इतने खूबसूरत फूल वो लेके आते हैं। तो हमारा सलाम है नीरज जी को। और हम हो सके तो सीखें उनकी उनकी कविताओं से, उनके जीवन से, उनके संघर्ष से, उनके गीतों से। और
जो उनका कारवां है उसमें कहीं ना कहीं हम भी चल रहे हैं। शायद हमारी स्पीड थोड़ी कम है लेकिन चल रहे हैं। और आज 100 साल के बाद भी उनका नाम है, उनकी कविताएं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं जान मतलब हम लोग इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले उनकी जो एक जिस कविता के बारे में मैंने इस एपिसोड के हाँ। शुरू में बोला था, मैं वो ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है वो कविता उनकी हर समय, हर डिकेड में बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही प्रासंगिक रही है, और मेरे ख्याल से वो आगे भी रहेगी जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक वो कविता उनकी प्रासंगिक रहेगी, रेलेवेंट रहेगी। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वो जी जी, कविता पढ़ूँ। जरूर, प्लीज कविता शेयर। मेरे ख्याल से गज़ल है उनकी ये। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और पहला शेर कि जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर समत खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। वाह, प्यार का बहुत क्यों सुंदर। खून हुआ ये समझने के लिए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। और मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो कुछ असर ऐसा, हम्म, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। बहुत सुंदर, वाह, मैं क्या रहूं बात। भूखा तो तुझसे भी ना खाया कभी ना जाए। खाया जाए। और बहुत आखिरी सुंदर। के ये दो शेर हैं कि जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो दिल अपने, एक, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। बहुत मेरा सुंदर। आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। और ये मक्ता पढ़ता हूँ उनका। गीत अनमन है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी। और ये बहुत फेमस हुआ था उनका ये शेर, आखिरी ये मक्ता। गीत अनमन है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी, ऐसे हम्म, माहौल में नीरज को बुलाया जाए। वाह, ऐसे अरे माहौल क्या में बात। नीरज को बुलाया जाए। क्या। तो उनको पता था कि मुशायरा लूटना उनको आता है। हाँ, अब हो गया सब दुख दुख की बातें। अब गीत भी दुखी है तो आई हैव टू नाउ कम टू सेव द डे। सेव द डे। तो देखिए, मन तो करता है कि हम उनके गीतों के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में ऐसे बात करते हैं। और जब भी मेरी आपसे बातचीत होती है तो ऐसा लगता है कि बस हम ऐसे ही डिस्कस करते जाएं, और कुछ ना कुछ निकल ही आता है उन 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 डिस्कशंस की वजह। हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होते। एक टॉपिक उठाया हमने और हमने उस पर बातचीत शुरू कर दी, थोड़े बहुत रेफरेंसेस हम लेके रख लेते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब के समंदर में हम ये जो दो तीन बूंदे इधर उधर डालते रहते हैं, इफ़ दे मेक सेंस एंड इफ़ दे आर वर्थ योर टाइम, आप अगर उनको सुनते हैं तो हमें लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, या अगर आपने दूसरी तीसरी बार देखा है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, और हमें भी लगता है कि अपने बिजी शेड्यूल से हम सब बिजी हैं अपने अपने समय में, अपने इस पैशन के लिए हम लोग थोड़ा सा समय निकालते हैं, तो हम भी कुछ ऐसे ही आपके लिए चीज़ें लाते रहेंगे। और इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी साहित्य के जो कुछ नगीने हैं, पोएट्स हैं, शायर हैं, कवि हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। कभी कविताओं के बारे में चर्चा करते हैं, कहानियों के बारे में, उपन्यास, किताबों के बारे में। कभी हम अपनी ही चर्चा करते हैं, जो हम लोग ने कुछ थोड़ा बहुत काम किया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो हम लाते हैं इस चैनल के माध्यम से, जिससे कि साहित्य की एक लौ जलती रहे। तो बस सुनैना, एपिसोड बंद करने से पहले कुछ आप कहना चाहेंगी? नहीं, बस ये कि उन्होंने जो कहा था कि नीरज नैना आ जरा, तो हम चाहेंगे कि नीरज फिर से आए, अलग रूप में आए, और उस कारवां में जो उन्होंने कहा कि हम और कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे,
तो उनका वो जो गुबार उन्होंने कहा था, वो खूबसूरत है एक्चुअली। और उनकी जो निशानियां हैं वो हम कहीं कहीं उसमें से उसे हम भी देख रहे हैं और उसमें से सीख रहे हैं। मैंने जो पहले ही कहा कि उनके जीवन से, उनके संघर्ष से, उनकी कविताओं से, उनके गीतों से, और उन्होंने जो एक पीक पे गीतकार के रूप में पीक पे वो छोड़ के फिर से अपनी कविताओं और साहित्य की जो सेवा की, उस सेवा में कहीं तुम और मैं भी जुड़े हैं अपनी तरीके से। एक मॉडर्न सेटअप में जहाँ हम अलग देश में रह रहे हैं, उसमें हम भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं, और ये इंस्पायरिंग है। हमें प्रोत्साहन मिलता है जब हम इनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। हमें लगता है कहीं ना कहीं हम उस रास्ते पे एक छोटी सी कोशिश है हमारी। तुमने कहा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं ये कहूँगी कि शेयर भी करें। शेयर भी करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मज़ा आया आज बात करके आपसे। तो दोस्तों, अगली बार तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।